श्वेता एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे काम करती है और अपने मम्मी पापा के साथ खोजपुर में रहती है। एक दिन अपने घर पे बैठे हुए श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमन से फोन पे बात कर रही होती है। नहीं, मैं इस वैलेंटाइन डे पर तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मुझे ऑफिस में बहुत काम है और मैं घर पर क्या बोल कर आऊंगी। साल में एक ही बार तो वैलेंटाइन डे आता है। घर पर झूठ बोल देना कि तुम्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ रहा है और अगले दिन वापस चले जाना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अगला दिन राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब, आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत, चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं, श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है, और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना। लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं कामिनी जी, जरा यहाँ तो देखो, अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, यानी कि श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ? अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना। राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। इतने में ही कामिनी राठौड़ के पास आती है और कहती है, सर, श्वेता ने पास की सिटी वारू की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी कल की, और आज की वापस की टिकट थी। उसके अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब है श्वेता वारू गई है किसी जानकार से मिलने, और इसीलिए ही आने और जाने दोनों की टिकट करवाई है उसने। अच्छा राजेश जी, क्या आपकी फैमिली का कोई वारू सिटी में रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, लेकिन श्वेता बताया करती थी कि उसका एक दोस्त वारू में रहता है और अगले महीने वो अपने दोस्त अमन से मिलवाने वाली भी थी। तो कामिनी जी, आपको पता है ना अब क्या करना है? जी, अच्छे से पता है। ऐसा कहकर राठौड़ और कामिनी राजेश से अमन का एड्रेस लेकर सीधा वारू निकल जाते हैं और अमन के घर पहुंचकर दरवाजे पे नॉक करते हैं। कौन है? रुको, आया मैं। क्या बात है, काफी देर लगा दी तुमने दरवाजा खोलने में। क्यों, सबूत छुपाने में टाइम लग रहा था क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन सा सबूत? और आप लोग हैं कौन? ऐसे कैसे मेरे घर में घुसे आ रहे हैं? अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम श्वेता को जानते हो? हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हम शादी करने वाले हैं। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों श्वेता के बारे में कुछ पूछ रहे हो? वो ठीक तो है? अरे तुम ये बताओ कि आखिर श्वेता कहाँ है? वैलेंटाइन डे है आज। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वेता से 2 दिन पहले बात हुई थी और उसने गुस्से में आकर फोन काट दिया था। उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है।
वैसे श्वेता को हुआ क्या? कहाँ है वो? श्वेता घर से गायब है 2 दिन से। खैर, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ मालूम हो तो हमें बताना, और अगर हमें तुम्हारी जरूरत हुई तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लेंगे, ठीक है? जी सर, जैसे ही श्वेता के बारे में कुछ पता लगे तो प्लीज बताइएगा। राठौड़ और कामिनी अमन से पूछताछ करके उसके घर के बाहर आ जाते हैं, और तभी राठौड़ को घर के बाहर एक लॉकेट का टुकड़ा मिलता है। वहीं एक ढाबे का बिल भी पड़ा हुआ था। ये देख कामिनी कहती है, सर, क्या लगता है आपको श्वेता अमन के पास गई थी? कामिनी जी, श्वेता वैलेंटाइन डे पर अमन को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वो गायब है। लेकिन सर, हमें तो श्वेता का कोई सामान अमन के घर नहीं मिला, तो आपको कैसे समझा कि श्वेता यहाँ आई थी? अमन का घर देखा तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे कि आजकल में ही यहाँ पे साफ सफाई हुई है। अब सीधी सी बात है कि घर की इतनी सफाई, वो भी अकेले रहने वाला कोई लड़का, हर एक कर ही नहीं सकता है कामिनी। और ये देखो, जब श्वेता के पापा श्वेता की फोटो दिखा रहे थे तो यही वाला लॉकेट श्वेता के गले में था। सर, जब अमन के खिलाफ सबूत है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि कामिनी जी, श्वेता को गायब करना इस अकेले का काम हो ही नहीं सकता है, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो किडनैपर खुद को बचाने के लिए क्या कर सकता है? श्वेता को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इसीलिए पहले हमें श्वेता का पता लगाना होगा। कामिनी जी, आप एक काम करिए, टेलीफोन कंपनी से श्वेता और अमन दोनों के फोन रिकॉर्ड निकालिए, पता करिए कल रात से आज दोपहर तक कहां थे दोनों के सेल फोन, है ना? और हाँ, चलिए, इतनी दूर आए हैं तो जरा ढाबे पे खाने के मजे ले लिए जाए। चलिए, आज मैं आपको खिलाता हूँ ढाबे की बढ़िया तड़के वाली दाल, आइए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी को उसी ढाबे में ले जाता है जिसका बिल अमन के घर के बाहर मिला था। आइए साहब, बताओ क्या खाओगे? मटर पुलाव, आलू पराठा, दम आलू, गोभी? अरे बस बस, हम यहाँ खाने नहीं आए हैं। ये बताओ कि ये बिल तुम्हारे यहाँ का है? जी हाँ, ये तो वो अपने मोहल्ले के अमन भाई का बिल है। हाँ, तो ये बताओ कि 1-2 दिन में उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया? साहब, कोई लॉटरी निकली है क्या अमन की? क्योंकि पहले तो 100 से 150 तक का ही ऑर्डर करता था, वो भी महीने में 1-2 बार, लेकिन 2 से 3 टाइम का खाना मंगवा रहा है, वो भी 1000 तक का। छोटू की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी वहां से जाने लगते हैं। सर, अब तो कंफर्म हो गया है कि अमन ने ही श्वेता का किडनैप किया है, और ये लीजिए, फोन कंपनी ने डेटा भी भेज दिया है। श्वेता का फोन तो उसके ही सिटी में बंद हो गया था, तब से ऑन नहीं हुआ, और अमन का फोन कल पूरा दिन उसके घर पे ही था, लेकिन आज दोपहर में एक होटल के पास गया था। तो चलो अब होटल चलते हैं। राठौड़ कामिनी जी के साथ वन होटल जाता है, जहां रिसेप्शन पे ही मैनेजर मिल जाता है, जो कहता है, हेलो सर, बताइए कितने रूम दे दूं? ऐसा रूम दो जिसमें मैं किसी को किडनैप करके रख लूं और किसी को पता भी ना चले। क्यों कामिनी जी? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी कामिनी श्वेता की फोटो दिखाकर कहती है, इस फोटो को देखो और बताओ, ये लड़की क्या आज यहाँ आई है? मैनेजर डरते हुए अपना पसीना साफ करता है। नहीं, मैं इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ सर। वैसे भी सर, आज वैलेंटाइन डे है, क्या पता किसी और होटल में गई हो। आप किसी और होटल में पता कर लो सर। वो तो हम पता कर ही लेंगे। मैनेजर साहब, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये लीजिए कामिनी जी, श्वेता मैडम के कपड़े तो मिल गए, अब श्वेता भी मिल जाएगी। तभी राठौर मैनेजर को धमकाता है और मैनेजर डरते हुए सच बता देता है। सर, मैंने सब सच बता दिया, अब मुझे जाने दो। कामिनी जी, आपको पता है ना क्या करना है अब? जी सर। ऐसा कहकर कामिनी मैनेजर को पुलिस स्टेशन ले जाती है, और उसके बाद श्वेता के पापा और अमन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, और दोनों आ जाते हैं। और उनके आते ही राठौड़ कहता है, आ जाओ आप दोनों, मिल गया श्वेता का खूनी, आ जाओ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं? श्वेता का तो किडनैप हुआ था ना? ये आप क्या बोल रहे हैं राठौर जी? मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। इतने में श्वेता सभी के सामने आ जाती है, जिसे देख राजेश खुश हो जाता है और श्वेता को गले लगा लेता है। राठौर जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने झूठ क्यों कहा? ताकि असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। तो मिस्टर अमन जी, अब आप सच बताएंगे या मैं आपका भांडा फोड़ूं?
ये आप क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हो। चलो मैं ही बता देता हूँ। अरे बताने के साथ साथ दिखाता भी हूँ। इतने में ही पुलिस वाला वन होटल के मैनेजर को भी पकड़ के लाता है। तो हुआ कुछ यूं कि श्वेता अमन को वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने के लिए ऑफिस के काम का झूठ बोलकर वारू गई और अपना फोन कर लिया बंद और अमन के पास पहुंच गई और एक दिन पूरा वहीं पे रही, जहां अमन ने तीनों वक्त वहीं के पास वाले ढाबे से 2 लोगों का खाना ऑर्डर किया। और अगले दिन अमन अपने दोस्त वन होटल के मैनेजर वालों से बात कर रहा था, जो श्वेता ने सुन लिया कि कैसे अमन भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर वैलेंटाइन डे का बोलकर उनको अपने पास बुलाता है और उसके बाद उन्हें बेहोश करके वन होटल में बंदी बना लिया करता है। और जब कोई भी उस लड़की को ढूंढने नहीं आता तो दोनों मौका पाकर उस लड़की को मार कर उसके बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते थे। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, और मेरा धंधा अच्छा भी चल रहा था, लेकिन इस श्वेता ने सब खराब कर दिया। तभी पुलिस वाला अमन को भी पकड़कर ले जाता है और श्वेता अपने पापा के साथ चली जाती है। सर, आपने कैसे पता किया कि उसी होटल में श्वेता है? कामिनी जी, क्योंकि जो फोटो हमारे पास थी उसमें श्वेता ने जो कुर्ता पहना हुआ था वही कुर्ता वो लॉन्ड्री वाला लेकर जा रहा था और उस मैनेजर की नजर बार बार उस लॉन्ड्री वाले की तरफ ही जा रही थी। बस इतने में तो खेल हो गया और क्या। सर, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? कामिनी जी, अपना तो ऐसा ही है। कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी की इतनी दर्दनाक मौत होगी। इतना कहा कि अंकल की उम्र हो गई है, गाड़ी मत चलाया कीजिए, लेकिन बेकार की बातें मत सोचिए भैया। अगर ये नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो इंस्पेक्टर इतनी इंक्वायरी नहीं करता। थोड़ा सब्र कीजिए। इंस्पेक्टर, आपने इंस्पेक्शन कर लिया है? इज इट नॉर्मल एक्सीडेंट या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है या नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार की ब्रेक लाइन टूटी हुई है और इसी वजह से आपके पिताजी दयानंद जी का एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। मारा गया है दादाजी को। 2 दिन पहले ही तो गाड़ी सर्विस होकर आई थी, ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं? दीक्षा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर, ये मेरी बेटी दीक्षा है। ये अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। आप इसकी बातों पर। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दादाजी की कार 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई है, सब परफेक्ट था। बिलीव मी, उनका खून हुआ है। लेकिन किसने किया होगा तुम्हारे दादाजी का खून? मुझे पता होता तो मैं कातिल को साथ ही लाती, उसे ढूंढ। दीक्षा, सदमा लगा है इसे, आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए। क्या लगता है सर, दीक्षा सच बोल रही है या एक महज नॉर्मल एक्सीडेंट है? आप सवाल कम काम ज्यादा कीजिए। विक्टिम के तीनों बेटे की जन्म कुंडली लेकर आइए मेरे पास। क्या पता चला? सर वो तो बता देती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आपने एक्सीडेंट स्पॉट पर मुझसे इतना रूडली बात क्यों किया? आप तो ऐसे कभी नहीं करते। वहाँ मुझे प्रेशर लग गया था कामिनी जी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब देने रुकता तो मामला खराब हो जाता, पैंट गीली और पीली दोनों हो जाती, इसलिए छोटी बात करके निकल गया। अब जल्दी बताओ, क्या कहती है सबकी जन्म कुंडली? जी जी सर, दयानंद जी का कपड़ों का कारोबार है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से 2-3 सालों से अपने धंधे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उनके बेटों ने धंधे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ऐसा होते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। रतन, सुरेश और मेहुल धंधे को बराबर संभाल नहीं पा रहे थे। वो दूसरा धंधा करना चाहते थे, लेकिन दयानंद जी ने इसकी परमिशन नहीं दी। बेटों के फोर्स करने पर दयानंद जी ने उन्हें अपने बिजनेस और जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे दी थी, जिससे तीनों बच्चे गुस्से में थे। मोटिव है सर। राइट, लेकिन मुद्दा यह है कि तीनों ने मिलकर अपने बाप को मारा है या किसी एक ने मौका देखकर चौका मारा है।
इंस्पेक्टर, आप तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, मगर ये रास्ता तो आपके पुलिस स्टेशन को नहीं जाता। बड़ी जल्दी है आपको पुलिस स्टेशन जाने की। इंस्पेक्टर, पागल हो गए हो क्या? धीरे करो गाड़ी। नहीं कर सकता, ब्रेक फेल हो गए हैं। मर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। बच तो गए, लेकिन ये ब्रेक अचानक फेल कैसे हो गए? हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद भी जिंदा हो इंस्पेक्टर। इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बात की खुशी तो मना लो। काश पापा की गाड़ी चट्टान से टकराने की वजह ऐसे ही किसी रेत के टीले से टकराती तो वो। आपको ब्रेक ठीक करना आता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा आराम से चलिए। सुरेश जी, आराम से ही चला रहा हूं, लेकिन क्या करूं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। ओह माय गॉड, आगे तो काली खाई है। सुरेश जी, हमें कूदना होगा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूद सकता। नहीं कूदेंगे तो हम खाई में गिरकर मर जाएंगे। मैं नहीं कूद सकता। नहीं। बच गए, हम बच गए, हम बच गए। आपको ब्रेक ठीक करना आता है? क्या हुआ सर? ब्रेक फेल के नाटक ने कुछ काम किया? आप बहुत सवाल करने लगी हैं कामिनी जी। काम किया कीजिए। सर, बाथरूम में साबुन नहीं है, मेरे ड्रॉअर से लिक्विड सोप ले जाइए। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? गाड़ी का ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है मेहुल जी। मैकेनिक को फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रहा। आप हटिए, ब्रेक मैं ठीक कर देता हूँ, मुझे इसकी नॉलेज है। अरे आप इतने बड़े बिजनेसमैन और ये काम। ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल इंजीनियर हो इंस्पेक्टर। अगर पापा मुझे अपने काम में नहीं लगाते तो आज मेरा खुद का कार सर्विस सेंटर होता। एनीवेज, गाड़ी ठीक करूं प्लीज, बस 5 मिनट। लीजिए सर, ब्रेक ठीक कर दिया मैंने। थैंक यू। आपको तो सच में गाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए आपने अपने पिताजी की गाड़ी, जो कि 2 दिन पहले ही सर्विस कराई थी, उसके ब्रेक्स इतनी सफाई से फेल कर दिए। आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर मेहुल। आप हमारे प्राइम सस्पेक्ट हैं। आई नो तुमने ही अपने पिता का कत्ल किया है। इसे जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने सुखी रहोगे। आपको पता है कि पापा ने मुझे ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर क्यों नहीं खोलने दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं अपने दोनों बड़े भाइयों में सबसे ज्यादा काबिल हूँ और उनका बिजनेस आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं वही कर रहा था, लेकिन दोनों बड़े भाइयों के जिद भरे डिसीजन ही बिजनेस को चौपट कर रहे थे। इस बात को लेकर पिताजी का रतन भैया और सुरेश भैया से बहुत झगड़ा हुआ था। आप उनसे पूछिए ना, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। जितना प्यार वो मुझसे करते थे उतना ही मैं भी उनसे करता था। कामिनी जी, रतन और सुरेश को जल्दी बुलाइए, नहीं आए तो उठा कर ले आइए, लेकिन वो मुझे अभी पुलिस स्टेशन में चाहिए। मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी राक्षस औलाद है जिसने अपने ही पिता का खून किया है। जी सर, जी। आप भाइयों को क्यों बुला रहे हैं? उनके और पिताजी के बीच हुए झगड़े का राज खोलने के लिए। दादाजी, क्यों चले गए आप? आपकी बहुत याद आ रही है दादाजी। बेबी, दादाजी के खून में किसे पकड़ा गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगी। अरे आप कब आई? कुछ पता चला? दादाजी की कार ब्रेक लाइन किसने कट की? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। वैसे आपके पापा और बड़े चाचा सुरेश जी कहाँ हैं? उनका फोन नहीं लग रहा है। वो दोनों तो कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं। ठीक है, आए तो पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, रतन और सुरेश दोनों बिजनेस के चक्कर में शहर से बाहर गए हैं, लेकिन मुझे वहाँ एक चीज अजीब लगी। जब मैं वहाँ पहुँची तो दीक्षा किसी से हंस कर बात कर रही थी। है तो वो बच्ची ही, लेकिन मेरे सिक्स सेंस ने उस पर शक कर डाला। ये रही उसकी सीडीआर रिपोर्ट। एक कार और गेम ब्लॉगर है विक्की, उससे उसकी रोजाना बात होती है। शायद जब मैं वहाँ पहुँची थी तब भी वो उसी से बात कर रही थी। और एक्सीडेंट वाले दिन विक्की की मोबाइल की लोकेशन दयानंद के घर के आसपास की ही है। अगर ऐसा है तो हो सकता है दीक्षा हमसे माइंड गेम खेल रही है। ऐसा करो, रतन और सुरेश के आते ही
दोनों को भी उठा लो। अब रोने से क्या फायदा, ये तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। बताओ क्यों मारा दयानंद जी को? मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दादाजी को ये बात पता चल गई थी। उन्होंने हमें दूर रहने की वार्निंग भी दी थी, जिसके कारण हम उनसे गुस्सा थे। उनकी वजह से ना तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे थे और ना ही मिल पा रहे थे। इस बात से चिढ़कर हम दोनों ने एक प्लान बनाया। उस दिन मैंने विक्की की डायरेक्शन में दादाजी की कार की ब्रेक लाइन और घर के फोन के वायर कट कर दिए। फिर प्लान के अनुसार जैसे ही दादाजी आए, विक्की, जो कि उस वक्त मेरे कमरे में ही था, वो वहाँ से निकला और दादाजी को देखकर शॉक्ड होने की एक्टिंग करके वहाँ से भाग गया। दादाजी कार लेकर उसके पीछे भागे, जिसके बाद वही हुआ जैसा सोचा था। एक्सीडेंट में दादाजी मर गए। मर नहीं गए, बल्कि मार दिया तुम दोनों ने। इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी, जो मेरी बेटी ने ऐसा कुकर्म किया। इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाइए, ले जाइए। रतन जी, हर चीज माँ बाप नहीं दे सकते, कुछ फैसले बच्चों के हाथ में भी होते हैं। आपकी बेटी गलत ट्रैक पर अपनी चॉइस से गई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर स्पीकिंग। ओके, कम इन। सर, बॉडी देखकर लग रहा है कि इसकी मौत जहर से हुई है। बॉडी पूरी नीली पड़ गई है। किसी को पता है ये सब कैसे हुआ? सर, हम लोग रेनू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर रेनू यहाँ वॉशरूम आई थी। फिर अचानक हमें कुछ गिरने की आवाज आई, तो हम दौड़कर यहाँ आए तो देखा रेनू मर चुकी है। वैसे तो पोस्टमार्टम से पता चल ही जाएगा रेनू की मौत कैसे हुई है, बट बॉडी देखने से तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इसकी मौत जहर खा के हुई है। हो सकता है सुसाइड हो। नहीं मैम, रेनू खुद को नहीं मार सकती। खुद को तो वो मारता है जो अपनी जिंदगी से दुखी हो, मगर रेनू तो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। इसका मतलब रेनू का खून हुआ है? जी, हो सकता है इस रमेश ने मारा हो। रमेश और उसके बीच कुछ दिनों पहले पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पाकी? सर, ये सच नहीं है। झगड़ा तो रेनू का इससे हुआ था। इसने तो रेनू को जान से मारने की भी धमकी दी थी। शट अप एंड कूल डाउन। किसने क्या किया है उसके लिए हम हैं, तुम नहीं। तुम सब एक एक करके मीटिंग रूम में आओ। आई नो सर, आपको क्या जानना है? बात दरअसल ऐसी है कि ऑफिस में काम करते हुए रमेश एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। रेनू ने भी उससे पैसे लिए थे, लेकिन लौटाने में देर हो गई तो दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं सुनना रेनू, तुम बस ये बताओ कि मेरे पैसे कब दोगी? अगले महीने सैलरी आने पर दे दूंगी, पक्का। पिछले 3 महीने से तुम यही बकवास करके अपना उल्लू सीधा कर रही हो रेनू, पर अब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी कल तक। कल तक? रमेश प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। कल तक नहीं हो पाएगा, पर अगले महीने में पक्का रिटर्न कर दूंगी। और प्लीज अब बस करो, बस करो। सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, इनको भी तो पता चले कि उधार पर चलने वाली जिंदगी कैसी होती है। रमेश, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो।
लिमिट की ऐसी की तैसी। मुझे कल तक पैसे चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम चोरी करो, डाका डालो या खुद को बेचो। इस थप्पड़ का जवाब तुझे बहुत भारी पड़ेगा रेनू, देख लेना। बस सर, उसी झगड़े के तीसरे दिन ये सब हो गया। अब अपने झगड़े की वजह भी बता दो। सर उससे क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पाकी अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन रेनू ने उसकी प्रेजेंटेशन चुराकर उसका प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया। लेकिन ये बात छुप नहीं पाई और पाकी को सच पता चल गया और फिर दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उसी हाथापाई में पाकी ने रेनू को जान से मारने की धमकी दी थी सर। तो तुम्हारे हिसाब से इस ऑफिस में पाकी ही एक ऐसी एम्प्लॉय है जो रेनू को मार सकती है? सर मेहनत की रोटी जब कोई ले उठता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। पाकी का प्रोजेक्ट पूरे 50 करोड़ का था सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि ग्लास पर और ग्लास के ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। मतलब सर, कातिल हर हाल में रेनू को मारना चाहता था। उसने ग्लास के बाहर जहर इसलिए लगाया था कि अगर एनी चांस लास्ट मोमेंट पर रेनू ने ग्लास को मुंह लगाकर छोड़ दिया तो भी उसकी मौत पक्की हो जाए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ग्लास पर रेनू के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ पाखी और रमेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। लेकिन कामिनी, अगर ये दोनों ही टीम में हैं, तो खुद को ही पॉइंट आउट करके अपने ही पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने रेनू को नहीं मारा। और सर, पैसे लेने देने में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। कसम से सर, ये सच नहीं है। मैंने नहीं मारा रेनू को सर। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है रमेश। रेनू के ड्रिंक के गिलास पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। हाँ सर, मैंने ही किया था ये सब। रेनू ने मेरी जो इंसल्ट की थी, मैं उसे सहन नहीं कर पाया। इसलिए उसे मारने के लिए मैंने उसके ड्रिंक ग्लास के चारों ओर जहर लगा दिया था। जब तुमने ड्रिंक में जहर मिला ही दिया था, तो जहर गिलास के बाहर लगाने की क्या जरूरत थी? ड्रिंक में जहर? नहीं सर, मैंने ड्रिंक में कोई जहर नहीं मिलाया था। ड्रामा नहीं, सच बोल। तो और क्या करती मैं? रेनू ने मेरे 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की चोरी की थी और 2-4 दिन में ही वो मेरे बॉस प्रदीप की भी करीबी बन गई थी। सीनियर होने के बावजूद मैं उसकी जूनियर बनती जा रही थी। अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए उसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। पाखी मैम, 1 मिनट के लिए इसे पकड़ लेंगी क्या? Thank you. I'm sorry. I'm sorry. हेलो जी, क्या सर? 1 मिनट सर, शॉकिंग न्यूज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेनू की मौत ड्रिंक पीने से नहीं हुई। एक्चुअली उसने ड्रिंक पिया ही नहीं था। उसकी मौत साइनाइड से हुई है, जो उसके लिपस्टिक में मिला है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अगर रेनू की मौत लिपस्टिक में लगे साइनाइड से हुई है, तो इसका मतलब पिक्चर में कोई तीसरा भी है और उसी तीसरे ने रेनू को मारा है। कामिनी, पाकी ने क्या बताया था? रेनू अपने बॉस के करीब पहुंच गई। ऐसा करो, स्टाफ और बॉस दोनों को बुलाओ, एक खेल खेलते हैं। जी इंस्पेक्टर, मैं ही रेनू का बॉस प्रदीप हूँ।
लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब रेनू की मौत के वक्त मैं वहां था ही नहीं, तो मुझसे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? जनरली सर, एक टास्क खेलने के लिए आप सबको एक साथ बुलाया है। जो भी इस टास्क में पास हो जाएगा उसे हम बाइज्जत बरी करते जाएंगे। नो मोर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कामिनी, ये रेनू की लिपस्टिक है जो उसने आखिरी बार बाथरूम में लगाई थी। इसे ही आप सबको लगाना है, चाहे लड़का हो या लड़की। नो जेंडर डिफरेंस, सबको लगानी है। शुरुआत कौन करेगा? ऑफ कोर्स शुरुआत प्रदीप जी से होगी। आफ्टर ऑल ये बॉस हैं ऑफिस के, कैप्टन ऑफ द शिप। ये क्या बेहुदा मजाक है? लिपस्टिक तो लड़कियां लगाती हैं, लड़के नहीं। मैं ये नहीं लगाऊंगा। राठौर को ना सुनने की आदत नहीं है प्रदीप जी। लिपस्टिक तो आपको लगानी पड़ेगी। लगाइए। इंस्पेक्टर स्टॉप इट, रुक जाओ। इसमें साइनाइड लगा है, इसे लगाया तो मर जाऊंगा मैं। वक्त पर एक्सेप्ट कर लिया सर, थैंक यू। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका साइनाइड नहीं लगा। ये वैसी ही कोई दूसरी लिपस्टिक है। अब आप चुपचाप बताइए क्यों मारा आपने रेनू को? वो प्रेग्नेंट थी, शादी का प्रेशर डाल रही थी। लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, बस इसीलिए। अगर ये सच है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, रेनू प्रेग्नेंट नहीं थी। व्हाट? फिर वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? पैसों और स्टेटस के लिए। लेकिन जब आप तो पार्टी में आए ही नहीं, तो आपने ये जहरीली लिपस्टिक उस तक पहुंचाई कैसे? जब मन में चोर छिपा हो तो वो हर काम चोरी से करता है इंस्पेक्टर। मैं वहां चोरी से पहुंचा था, किचन की खिड़की से, और जहर लगी लिपस्टिक गिफ्ट करके चला गया। हर जुर्म की सजा यही मिलती है प्रदीप जी। हम चाहकर भी अपने गुनाहों से बचकर भाग नहीं सकते। फांसी तो तुम्हें जरूर होगी।